लेकर हाजिर हैं डिजिटल मिर्जापुर के चैनल पर भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके उत्तर और व्याख्या के साथ में। आप उनका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। 50 प्रश्न पूरे होने पर आकलन करिएगा कि कितने सही उत्तर हुए। कमेंट्स में जरूर लिखिए अपने नाम के साथ, जिससे अगले वीडियो में आपका नाम शामिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख है? ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 12, डी भाग 13। उत्तर सी भाग 12। व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है। प्रश्न 2। अनुच्छेद 265 किससे संबंधित है? ए संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, बी कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा, सी भारत की संचित निधि, डी आकस्मिकता निधि। उत्तर बी कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। व्याख्या: अनुच्छेद 265 स्पष्ट रूप से कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर ना तो लगाया जाएगा और ना ही एकत्र किया जाएगा। प्रश्न 3। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 266(1), बी अनुच्छेद 266(2), सी अनुच्छेद 267(1), डी अनुच्छेद 267(2). उत्तर ए अनुच्छेद 266(1). व्याख्या: अनुच्छेद 266(1) भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधियों से संबंधित है। प्रश्न 4। भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 266(1), बी अनुच्छेद 266(2), सी अनुच्छेद 267(1), डी अनुच्छेद 267(2). उत्तर सी अनुच्छेद 267(1). व्याख्या: अनुच्छेद 267(1) संसद को कानून द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना का अधिकार देता है। प्रश्न 5। संघ द्वारा लगाए गए और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए कुछ शुल्कों और करों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 268, बी अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 270, डी अनुच्छेद 271। उत्तर ए अनुच्छेद 268। व्याख्या: अनुच्छेद 268 उन शुल्कों और करों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं, जैसे स्टैम्प शुल्क और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क। प्रश्न 6। संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए करों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 268, बी अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 270, डी अनुच्छेद 271। उत्तर बी अनुच्छेद 269। व्याख्या: अनुच्छेद 269 उन करों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं, जैसे अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर कर। प्रश्न 7। करों का अधिशुल्क किस अनुच्छेद के तहत आता है? ए अनुच्छेद 269, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 271, डी अनुच्छेद 272 निरस्त। उत्तर सी अनुच्छेद 271। व्याख्या: अनुच्छेद 271 संसद को अनुच्छेद 269 और 270 में उल्लिखित संघ के उद्देश्यों के लिए करों का अधिशुल्क लगाने का अधिकार देता है। प्रश्न 8। अनुदान से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 273, बी अनुच्छेद 274, सी अनुच्छेद 275, डी अनुच्छेद 282। उत्तर सी अनुच्छेद 275। व्याख्या: अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है। प्रश्न 9। भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं? ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 279, सी अनुच्छेद 283, डी अनुच्छेद 284। उत्तर बी अनुच्छेद 279 शुद्ध न्याय की गणना। व्याख्या: अनुच्छेद 279 शुद्ध न्याय की गणना से संबंधित है, जिसका प्रमाणित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। हालांकि कैग की मुख्य शक्तियां अनुच्छेद 148 में है। यह प्रश्न विशेष रूप से भाग 12 से संबंधित है। प्रश्न 10। राज्यों के लिए कुछ करों पर लगाए गए करों में छूट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 285, बी अनुच्छेद 286, सी अनुच्छेद 287, डी अनुच्छेद 288। उत्तर बी अनुच्छेद 286। व्याख्या: अनुच्छेद 286 राज्यों के लिए माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंधों से संबंधित है। प्रश्न 11। राज्यों के कराधान से संघ की संपत्ति को छूट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 285,
बी अनुच्छेद 286, सी अनुच्छेद 287, डी अनुच्छेद 288। उत्तर ए अनुच्छेद 285। व्याख्या अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट देता है। प्रश्न 12 विद्युत के कराधान से छूट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 287, बी अनुच्छेद 288, सी अनुच्छेद 289, डी अनुच्छेद 290। उत्तर ए अनुच्छेद 287। व्याख्या अनुच्छेद 287 संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर विद्युत के कराधान से छूट से संबंधित है। प्रश्न 13 राज्यों की संपत्ति और आय के कराधान से संघ को छूट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 287, बी अनुच्छेद 288, सी अनुच्छेद 289, डी अनुच्छेद 290। उत्तर सी अनुच्छेद 289। व्याख्या अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट देता है। प्रश्न 14 अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 290, बी अनुच्छेद 290 ए, सी अनुच्छेद 261 निरस्त, डी अनुच्छेद 262। उत्तर डी अनुच्छेद 262। व्याख्या हालांकि यह प्रश्न भाग 12 से संबंधित है, अंतर्राज्यीय जल विवादों का संबंध विशेष रूप से अनुच्छेद 262 से है, जो भाग 11 का हिस्सा है। भाग 12 में अनुच्छेद 290 कुछ खर्चों और पेंशनों के संबंध में समायोजन से संबंधित है। यदि प्रश्न विशेष रूप से भाग 12 के संदर्भ में है तो इसे एक भ्रमित करने वाला प्रश्न माना जा सकता है। प्रश्न 15 संघ और राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 292 और 293, बी अनुच्छेद 294 और 295, सी अनुच्छेद 296 और 297, डी अनुच्छेद 298 और 299। उत्तर ए अनुच्छेद 292 और 293। व्याख्या अनुच्छेद 292 संघ द्वारा उधार लेने से संबंधित है और अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है। प्रश्न 16 निष्क्रांत संपत्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 296, बी अनुच्छेद 297, सी अनुच्छेद 298, डी अनुच्छेद 299। उत्तर ए अनुच्छेद 296। व्याख्या अनुच्छेद 296 उत्तराधिकार अधिभोग या व्यवगत के माध्यम से संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसमें निष्क्रांत संपत्ति भी शामिल है। प्रश्न 17 प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ आदि में मूल्यवान वस्तुओं और भूमि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 296, बी अनुच्छेद 297, सी अनुच्छेद 298, डी अनुच्छेद 299। उत्तर बी अनुच्छेद 297। व्याख्या अनुच्छेद 297 प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ में निहित करता है। प्रश्न 18 व्यापार करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 297, बी अनुच्छेद 298, सी अनुच्छेद 299, डी अनुच्छेद 300। उत्तर बी अनुच्छेद 298। व्याख्या अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति आदि से संबंधित है, जिसमें संघ और राज्य दोनों की कार्यकारी शक्ति शामिल है। प्रश्न 19 संविदाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 298, बी अनुच्छेद 299, सी अनुच्छेद 300, डी अनुच्छेद 300 ए। उत्तर बी अनुच्छेद 299। व्याख्या अनुच्छेद 299 सरकार द्वारा बनाई गई संविदाओं से संबंधित है, जिसमें उन्हें कैसे निष्पादित किया जाना है इसका प्रावधान है। प्रश्न 20 वाद और प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 299, बी अनुच्छेद 300, सी अनुच्छेद 300 ए, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी अनुच्छेद 300। व्याख्या अनुच्छेद 300 वाद और प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत की सरकार या राज्य सरकार उसके नाम पर वाद कर सकती है या उस पर वाद किया जा सकता है। प्रश्न 21 संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 19(1) एफ, सी अनुच्छेद 300 ए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर सी अनुच्छेद 300 ए। व्याख्या मूल रूप से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 19(1) एफ और अनुच्छेद 31 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। प्रश्न 22 वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 279, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 281, डी अनुच्छेद 282। उत्तर बी अनुच्छेद 280। व्याख्या अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष या ऐसे पहले समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार देता है। प्रश्न 23
वित्त आयोग का कर्तव्य क्या है? ए. केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करना। बी. राज्यों के बीच ऐसे आगमों के संबंधित शेयरों का आवंटन। सी. भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के मुख्य कर्तव्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं, जिसमें कर वितरण और अनुदान शामिल हैं। प्रश्न 24। वित्त आयोग की सिफारिशें किस अनुच्छेद के तहत संसद में रखी जाती हैं? ए. अनुच्छेद 280, बी. अनुच्छेद 281, सी. अनुच्छेद 282, डी. अनुच्छेद 283। उत्तर बी. अनुच्छेद 281। व्याख्या। अनुच्छेद 281 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। प्रश्न 25। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 275, बी. अनुच्छेद 282, सी. अनुच्छेद 283, डी. अनुच्छेद 284। उत्तर बी. अनुच्छेद 282। व्याख्या। अनुच्छेद 282 व्यय से संबंधित है जो संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जा सकते हैं, जो विवेकाधीन व्यय की अनुमति देता है, भले ही वे विशेष रूप से संघ या राज्य सूची में ना हों। प्रश्न 26। सार्वजनिक धन की अभिरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए. अनुच्छेद 283, बी. अनुच्छेद 284, सी. अनुच्छेद 285, डी. अनुच्छेद 286। उत्तर ए. अनुच्छेद 283। व्याख्या। अनुच्छेद 283 भारत और राज्यों की संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा किए गए धन की अभिरक्षा से संबंधित है। प्रश्न 27। संचित निधि से धन की निकासी के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ए. संसद का सामान्य प्रस्ताव, बी. विनियोग अधिनियम, सी. राष्ट्रपति का आदेश, डी. प्रधानमंत्री का निर्देश। उत्तर बी. विनियोग अधिनियम। व्याख्या। संचित निधि से कोई भी धन केवल कानून द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 266 और 114। प्रश्न 28। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर करों के आरोपण पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 286, बी. अनुच्छेद 287, सी. अनुच्छेद 288, डी. अनुच्छेद 289। उत्तर ए. अनुच्छेद 286। व्याख्या। अनुच्छेद 286 राज्यों को अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने से प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 29। कुछ राज्यों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए. अनुच्छेद 273, बी. अनुच्छेद 274, सी. अनुच्छेद 275, डी. अनुच्छेद 276। उत्तर सी. अनुच्छेद 275। व्याख्या। अनुच्छेद 275 उन अनुदानों से संबंधित है जो संसद कानून द्वारा भारत की संचित निधि से उन राज्यों को दे सकती है जिन्हें संसद के द्वारा सहायता की आवश्यकता है। प्रश्न 30। पेशेवर व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर टैक्सों की सीमा क्या है? ए. प्रतिवर्ष 2000 रुपए, बी. प्रतिवर्ष 2500 रुपए, सी.
प्रतिवर्ष 3,000 रुपए, डी प्रतिवर्ष 5,000 रुपए, उत्तर बी प्रतिवर्ष 2,500 रुपए। व्याख्या: अनुच्छेद 276 के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून द्वारा व्यक्तियों के पेशेवर, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन यह प्रतिवर्ष 2,500 रुपए से अधिक नहीं होगा। प्रश्न 31। कुछ करों और शुल्कों में राज्यों का भाग किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? ए. अनुच्छेद 270, बी. अनुच्छेद 271, सी. अनुच्छेद 272 निरस्त, डी. अनुच्छेद 273। उत्तर ए. अनुच्छेद 270। व्याख्या: अनुच्छेद 270 कुछ करों और शुल्कों के संबंध में संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए करों के वितरण से संबंधित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाते हैं। प्रश्न 32। जूट निर्यात पर शुल्क के स्थान पर अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए. अनुच्छेद 273, बी. अनुच्छेद 274, सी. अनुच्छेद 275, डी. अनुच्छेद 276। उत्तर ए. अनुच्छेद 273। व्याख्या: अनुच्छेद 273 विशेष रूप से असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान के प्रावधान से संबंधित था। प्रश्न 33। संचित निधि में क्या शामिल होता है? ए. सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, बी. ट्रेजरी बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण, सी. ऋणों की चुकता में प्राप्त सभी धन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या: अनुच्छेद 266 के 1 के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों द्वारा उठाए गए ऋण और ऋणों की चुकता में प्राप्त सभी धन को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। प्रश्न 34। आकस्मिकता निधि की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 266 के 2, बी. अनुच्छेद 267, सी. अनुच्छेद 268, डी. अनुच्छेद 269। उत्तर बी. अनुच्छेद 267। व्याख्या: अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को कानून द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना के बारे में प्रावधान बनाने का अधिकार है, जिससे आकस्मिक व्यय की आवश्यकता पूरी की जा सके। प्रश्न 34। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य क्या है? ए. सरकार के नियमित व्यय को पूरा करना, बी. अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना, सी. राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करना, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना। व्याख्या: आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 227 अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के निपटान में होती है, जब तक कि संसद द्वारा विनियोग द्वारा ऐसे व्यय को अधिकृत नहीं किया जाता। प्रश्न 35। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए. केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करना, बी. मौलिक अधिकारों की संख्या बढ़ाना, सी. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना, डी. आपातकालीन प्रावधानों को संशोधित करना। उत्तर सी. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाना। व्याख्या: 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। प्रश्न 36। अनुच्छेद 264 में वित्त के संदर्भ में क्या परिभाषित किया गया है? ए. केवल केंद्र सरकार का वित्त, बी. केवल राज्य सरकार का वित्त, सी. अनुच्छेद 264 में वित्त शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि राज्य को परिभाषित किया गया है, डी. केंद्र और राज्य दोनों का वित्त। उत्तर सी. अनुच्छेद 264 में वित्त शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि राज्य को परिभाषित किया गया है। व्याख्या: अनुच्छेद 264 वित्त शब्द को सीधे परिभाषित नहीं करता है, बल्कि इस भाग के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द का क्या अर्थ है, ये बताता है। प्रश्न 37। संसद किस अनुच्छेद के तहत किसी कर को बढ़ाने के लिए कानून बना सकती है? ए. अनुच्छेद 270, बी.
अनुच्छेद 271, सी अनुच्छेद 273, डी अनुच्छेद 275। उत्तर बी अनुच्छेद 271। व्याख्या अनुच्छेद 271 संसद को अनुच्छेद 269 और 270 में उल्लेखित संघ के उद्देश्यों के लिए करों का अधिशुल्क लगाने का अधिकार देता है, जिससे उनके निश्चित आगमों में वृद्धि होती है। प्रश्न 38। आयकर का वितरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 268, बी अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 270, डी अनुच्छेद 271। उत्तर सी अनुच्छेद 270। व्याख्या अनुच्छेद 270 आयकर सहित कुछ करों के वितरण से संबंधित है, जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाते हैं। प्रश्न 39। संघ की कार्यकारी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को अनुदान देने तक विस्तृत होती है? ए अनुच्छेद 274, बी अनुच्छेद 275, सी अनुच्छेद 276, डी अनुच्छेद 282। उत्तर बी अनुच्छेद 275। व्याख्या अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है, जिसमें संसद कानून द्वारा ऐसे अनुदानों का प्रावधान कर सकती है। प्रश्न 40। राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा कौन देता है? ए वित्त मंत्रालय, बी योजना आयोग अब नीति आयोग, सी वित्त आयोग, डी राष्ट्रपति। उत्तर सी वित्त आयोग। व्याख्या वित्त आयोग अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित सिफारिशें करता है। प्रश्न 41। भाग 12 के तहत सरकार की संविधाओं को कानूनी रूप से मान्य होने के लिए किस शर्त को पूरा करना होगा? ए उन्हें मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, बी उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर निष्पादित किया जाना चाहिए, सी उन्हें केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है, डी उन्हें केवल एक प्राइवेट पार्टी के साथ किया जा सकता है। उत्तर बी उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर निष्पादित किया जाना चाहिए। व्याख्या अनुच्छेद 399 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में व्यक्त सभी संविधाएं राष्ट्रपति द्वारा और राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में व्यक्त सभी संविधाएं राज्यपाल द्वारा बनाई जानी चाहिए। प्रश्न 42। सरकार द्वारा वाद करने या उस पर वाद किए जाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? ए अनुच्छेद 299, बी अनुच्छेद 300, सी अनुच्छेद 300 ए, डी अनुच्छेद 298। उत्तर बी अनुच्छेद 300। व्याख्या अनुच्छेद 300 प्रावधान करता है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद कर सकती है या उस पर वाद किया जा सकता है, और राज्य सरकारें अपने राज्य के नाम से वाद कर सकती हैं या उन पर वाद किया जा सकता है। प्रश्न 43। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए मौलिक, बी संवैधानिक या कानूनी, सी प्राकृतिक, डी मानवाधिकार। उत्तर बी संवैधानिक या कानूनी। व्याख्या 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बन गया है, जिसका अर्थ है कि इसे कानून की प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 44। राज्यों के कराधान से केंद्र सरकार की संपत्ति की छूट किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 285, बी अनुच्छेद 286, सी अनुच्छेद 287, डी अनुच्छेद 289। उत्तर ए अनुच्छेद 285। व्याख्या अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट देता है। प्रश्न 45। किसी भी अधिशुल्क से प्राप्त आय का उपयोग कौन करता है? ए राज्यों द्वारा, बी संसद द्वारा निर्धारित राज्यों और केंद्र के बीच साझा किया जाता है, सी केवल केंद्र सरकार द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित राज्यों को दिया जाता है। उत्तर सी केवल केंद्र सरकार द्वारा। व्याख्या अनुच्छेद 271 के तहत लगाए गए अधिशुल्कों का शुद्ध आगम पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास जाता है और इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। प्रश्न 46। 101 में संशोधन अधिनियम 2016 के बाद कौन सा अनुच्छेद वस्तुओं और सेवाओं पर करों जीएसटी से संबंधित है? ए अनुच्छेद 246 ए, बी अनुच्छेद 268 ए निरस्त, सी अनुच्छेद 269 ए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। भाग 12 के संदर्भ में 269 ए महत्वपूर्ण है। व्याख्या हालांकि अनुच्छेद 246 ए जीएसटी लगाने की शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 268 ए को सेवाओं पर कर के लिए निरस्त कर दिया गया था, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने और एकत्र करने का प्रावधान अनुच्छेद 269 ए में है, जो भाग 12 में आता है। प्रश्न 47। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। उत्तर सी राष्ट्रपति।
व्याख्या: वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं। प्रश्न 48। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या अनिवार्य है? ए. संसद की अनुमति, बी. राष्ट्रपति की मंजूरी, सी. वित्त मंत्री का हस्ताक्षर, डी. सीएजी का अनुमोदन। उत्तर ए. संसद की अनुमति। व्याख्या: अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग अधिनियम पारित करना अनिवार्य है। प्रश्न 49। राज्यों द्वारा लगाए गए प्रोफेशनल करों पर प्रतिवर्ष 2500 रुपये की सीमा को किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? ए. 42वें संशोधन अधिनियम, बी. 44वें संशोधन अधिनियम, सी. 61वें संशोधन अधिनियम, डी. 68वें संशोधन अधिनियम। उत्तर डी. 68वें संशोधन अधिनियम। यह एक भ्रमित करने वाला विकल्प है। यह सीमा अनुच्छेद 276 में निहित है और इसमें कई बार परिवर्तन हुए हैं। 2020 तक अधिकतम राशि 2500 रुपये प्रतिवर्ष है। यह सीधे किसी एक संशोधन से संबंधित नहीं है। व्याख्या: अनुच्छेद 276 में प्रोफेशनल करों की सीमा समय समय पर संशोधित की गई है। मूल संविधान में यह 250 रुपये थी। 1988 के 60वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2500 रुपये तक बढ़ाया गया। प्रश्न 50। भाग 12 का कौन सा अध्याय वित्तीय विवरण से संबंधित है? ए. अध्याय 1 वित्त, बी. अध्याय 2 उधार लेना, सी. अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार देनदारियां दायित्व और वाद, डी. भाग 12 में कोई अध्याय वित्तीय विवरण से संबंधित नहीं है, यह भाग 5 में है। उत्तर डी. भाग 12 में कोई अध्याय वित्तीय विवरण से संबंधित नहीं है, यह भाग 5 में है। व्याख्या: वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112 के तहत आता है, जो संविधान के भाग 5 संघ का हिस्सा है। भाग 12 मुख्य रूप से राजस्व वितरण, उधार लेना, संपत्ति और संविदाओं से संबंधित है। आज के प्रश्न यहीं संपन्न होते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो के लिए इस चैनल डिजिटल मिर्जापुर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स में कितने उत्तर आपके सही हुए लिखना ना भूलें। आवश्यक सूचना: हमने संविधान की एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर सभी एपिसोड के वीडियो उपलब्ध हैं और आगे आने वाले संविधान के वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम फिर मिलेंगे भाग 13 के सभी प्रश्न लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।